हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट किंग्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, अशोका आ जाएंगे, बिंदुसारा। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज जान लेते हैं मौर्यन एम्पायर जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले देखो, मौर्यन एम्पायर से पहले हमें पता होना चाहिए कि महाजनपद से उनके साथ साथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चल रहा था। उससे पहले हमने किया था कि वैदिक एज चल रही थी। अब देखो, वैदिक एज के बाद जब महाजनपद आई, महाजनपद में बहुत सारे जो ग्रुप थे उन्होंने एक जनाज बना ली। जो पावरफुल अंपायर था, पावरफुल जनाज थे, उनको क्या कह दिया गया? महाजनपद। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो महाजनपद थी वो थी मगध। अब देखो, मगध के बाद क्या गया? वहां पे क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है कि हर पर्सन, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास अपनी पावर है, उसके पास अपनी अथॉरिटी है। और सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें ना एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर होती है। और जो मौर्यन अंपायर था ना, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब सारी पावर जो है ना वो इकट्ठी होगी। देखो, अब जैसे हम देख रहे हैं उस टाइम पे क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट महाजनपद थी। मगध हो गया, असाका हो गया, ये सारी महाजनपद थी, अवंती हो गया। बट इस टाइम पे क्या हुआ? मौर्यन अंपायर ने बहुत सारा अपना एरिया कवर कर लिया। तो इस ये जो सारा एरिया कवर कर लिया ना मौर्यन एम्पायर में, इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम, बिकॉज ये जो सारी एक ही पर्सन के अंडर था ये सारा एरिया। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं कि जब देखो मौर्यन एम्पायर से ना एक न्यू ईरा स्टार्ट होता है जिसमें पॉलिटिकल यूनिटी होती है। पॉलिटिकल यूनिटी मीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो जब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ इसमें क्या हो गया था, हमें ना जानना काफी इजी हो गया था कि उस टाइम पे कौन रूल करता था, कौन कौन से कैसा रूल था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। इससे पहले क्या था? देखो, इससे पहले ना हम बहुत सारे आर्कोलॉजिकल रिसोर्स यूज करते थे, जिससे हमें पता चलता था उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में। और वो सारे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते थे? पॉटरी होगी हमारी, हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर हमने देखा था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, उनके बेसिस पे हम करते थे। बुक्स थी। बट इस टाइम पे जो देखो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो बुक लिखी गई ना, जो हमें रिटर्न रिसोर्सेज मिले, वो रिटर्न रिसोर्सेज बहुत ही क्लियर थे। और ड्यू टू द क्रोनोलॉजिकल रिसोर्सेज, एक्यूरेसी इन क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजी, हमें बहुत इजी हो गया जानना कि मौर्यन एम्पायर में कैसा रूल था, कौन रूल करता था और कैसी इकोनॉमी थी। अब देखो, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, कहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था, तो उन सोर्सेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट सोर्स आता है वो है हमारा कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की देखो जो अर्थशास्त्र बुक है, कौटिल्य उस टाइम के बहुत ही फेमस पर्सन थे। कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब देखो, कौटिल्य को आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौटिल्य को ना एक और भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उनका? इंडियन मैकेवली। इंडियन मैकेवली भी कहते हैं कौटिल्य को। और आज भी ये बहुत ही फेमस है। जो कौटिल्य है काफी फेमस है। अब देखो, कौटिल्य ने जो अपनी अर्थशास्त्र बुक लिखी ना, ये ना प्रॉपर जो बुक है अर्थशास्त्र की, इसमें टोटल 15 बुक्स है। और ये जो 15 बुक्स है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये कौन कौन से है? जो फर्स्ट पार्ट देखो, अगर जो किंग होगा, फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसमें जो वो फर्स्ट पार्ट डील करेगा वो करेगा किंग और उसकी गवर्नमेंट से, कि कैसा किंग है, कौन है और उसकी गवर्नमेंट कैसी है। ठीक है, ये सब डील किया गया था फर्स्ट बुक में। और जो सेकंड बुक है उसमें डील किया गया था सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, कि हमारा डे टू डे वर्क जो है वो कैसे चलेगा, और जो क्रिमिनल लॉज है वो कैसे होंगे, अगर कुछ क्राइम हो जाता है उसके अगेंस्ट हमारे स्टेप क्या क्या होंगे, ये सब मेंशन है सेकंड बुक में। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र को थर्ड पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें डिपेंड लिखा गया है डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में, कि कैसे हमारे रिलेशन जो अदर एम्पायर है, अदर डेंसिटी है, उनसे हमारे रिलेशन कैसे होंगे, ये सब हम डील करते हैं पार्ट थर्ड में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि कौटिल्य को हम इंडियन मैकेवली भी कहते हैं। इनकी जो बुक्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डील विद किंग एंड गवर्नमेंट, सेकंड विद सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, थर्ड विद डिप्लोमेसी एंड वॉर। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बुक के बारे में, वो और कुछ नहीं है। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह गया कि जो कौटिल्य थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डेंसिटी में एक किंग आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य,
उनके कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी का मतलब यही होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी टाइम पे ही कौटिल्य थी, और उन्होंने ही अपनी बुक लिखी जिसका नाम दिया गया अर्थशास्त्र। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सोर्सेज जो है जहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन डेंसिटी के बारे में पता चलता है वो है विशाखादत्ता मुद्रारक्षा। विशाखादत्ता की जो देखो एक बुक है, विशाखादत्ता एक पर्सन है जिन्होंने बुक लिखी थी मुद्रा राक्षसा। ये बुक जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई है आपको ये पता होना चाहिए। ये जो बुक है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, एंड दिस इज अ ड्रामा बुक। ये ना ड्रामास के ऊपर क्रिएटेड है। और ये जो बुक देखो, हालांकि ये ना बुक के बारे में बुक चंद्रगुप्त जो मौर्यन डेंसिटी है उसके बारे में बताती है, बट ये जो बुक लिखी गई है ना वो गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। चंद्र मौर्यन डेंसिटी के बाद हमारी आती है गुप्ता डेंसिटी। गुप्ता डेंसिटी के ड्यूरिंग ये बुक लिखी गई है मुद्र राक्षसा, और लिखी है विशाखादत्ता ने। बट अब देखो, अब आज हम अगर कोई बुक लिख रहे हैं 10 साल पहले के बारे में, तो हम 10 साल पहले के बारे में बात करेंगे ना। हो सकता है मैं 10 साल पहले किसी की कॉन्टेम्परेरी होंगी तो मैं कोई बुक लिख रही हूँ, बट आज लिख रही हूँ, बट लिख तो मैं उसी टाइम पे रही हूँ। सेम लाइक दिस उस टाइम पे हुआ कि जो मुद्र राक्षसा विशाखादत्ता ने बुक लिखी है वो गुप्ता टाइम पीरियड में लिखी है, बट लिखी किस पे है? मौर्यन डेंसिटी पे। उसमें बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के साथ, कौटिल्य की एग्जिस्टेंस के साथ जो नंदास थे उनको ओवरथ्रो किया था। ठीक है, अब देखो थर्ड बुक जो आ जाती है वो है हमारी मेग्नास्तेस इंडिका। मेग्नास्तेस इंडिका ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मेग्नास्तेस जो थे देखो, फर्स्टली ये ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीक एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जब उनके पास आए थे ये ग्रीक एम्बेसडर। और इनकी ये जो बुक है ना, ये बहुत ही सारा फ्रेगमेंट्स में सरवाइव करती है, और लेटर ऑन इसको प्रिजर्व किया गया है ग्रीको रोमन राइटर्स के द्वारा। अब देखो, हिज अकाउंट गिव डिटेल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि मौर्यन डेंसिटी में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में डिटेल में बताया गया मेग्नास्टिस इंडिका में। पर्टिकुलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड ऑल्सो द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा डिटेल में बताया गया। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, उसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कि जो हमारी पाटलिपुत्र थी और राजगृह, दो कैपिटल थी। फर्स्ट जो हमने देखा था मगध में दो कैपिटल थी, पाटलिपुत्र और राजगृह। जो फर्स्ट कैपिटल थी मगध के टाइम पे वो कौन सी थी? और जो पाटलिपुत्र थी जब शिफ्ट की गई तो वो किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको पिक्चर दी गई है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो हमने देखा था अभी। कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, जिसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 डील्स करती है। और ये जो देखो अशोका इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अशोका एडिक्ट्स और अशोका इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं अदर लिटरेरी रिसोर्सेज। कुछ ऐसे अदर भी रिसोर्सेज होंगे रेदर देन अपार्ट फ्रॉम दिस कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखादत्ता मुद्रा राक्षसा, एंड एक हमने देखा था मेग्नास्टिस की जो इंडिका बुक है। इसके अलावा देखो और भी हमारे पास सोर्सेज हैं जहां से हमें पता चलता है मौर्यन डेंसिटी के बारे में, और वो है एक तो आगे हमारे पुराण्स। पुराण्स के अलावा हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाता है, जैसे कि जतकास। इसके अलावा दीपवमसा, महावमसा, इन सब में ना मेंशन किया गया है मौर्यन डेंसिटी के बारे में। अब देखो आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में अगर हम देख रहे हैं, अभी हमने जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये है अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका एडिक्ट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अशोका एडिक्ट्स। एडिक्ट्स ऑफ अशोका है क्या? अब देखो, ये जो अशोका की एडिक्ट्स है, अशोका इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे पहले डेसिफर किसने की थी ये आपको याद होना चाहिए। और ऑलरेडी ना ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा भी गया है कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी ये डेसिफर किसने की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ये डेसिफर की थी कौन से साल में? 1837 में। अब देखो, ये जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस आई ये लिखी कौन सी लैंग्वेज में गई है? ये भी लाइन आपकी आई हुई है क्वेश्चंस में कि ये पाली या प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है, बट इन सम प्लेसेस अदर लैंग्वेजेस भी यूज की गई हैं, लाइक ग्रीक, अर्मेनिक वर आल्सो यूज्ड। अब जो देखो जो पाली प्राकृतिक हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इनकी कोई स्क्रिप्ट भी होगी। जैसे हम आज हमारी जो देखो पंजाबी लैंग्वेज है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है? गुरुमुखी। हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की क्या है? रोमन। ये सारी इनकी स्क्रिप्ट है। सेम लाइक दिस प्राकृतिक और पाली की भी स्क्रिप्ट होगी। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी ना, वो बहुत ही कॉमन स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे, कॉमनली यूज फॉर राइटिंग।
बट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दे वर फाउंड इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब देखो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कौन सा होगा, अब देखो जैसे ये हमारा इंडिया है तो इस साइड पे हमारी खरोष्टी स्क्रिप्ट प्रिंट है, बट मोस्ट कॉमनली यूज क्या थी, ब्राह्मी। और नॉर्थ वेस्टर्न में दैट इज खरोष्टी। ठीक है, अब देखो जो हमारी ये इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं इसमें से कुछ तो रॉक एडिक्ट्स होंगे, वो मेजर होंगे, सम आर माइनर। देयर आर आल्सो माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स। दीज एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये जो अशोका की एडिक्ट्स है ये किससे डील करते हैं, अशोक के धमा से, एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस गिव टू हिज ऑफिशियल्स। अब लास्ट देखो तो जो ये इंस्क्रिप्शन हमें दी गई है ना, इसमें ना जो अशोका थे उनको क्या कहा गया है, इस इंस्क्रिप्शन में ना स्पेशली मेंशन किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि जो अशोका थे उनको एक नाम से जाना जाता था, देवम पिय। और देवम पिय का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिलोव्ड ऑफ गॉड। और पियादर्शी का मतलब क्या है, प्लीजिंग अपीयरेंस। ये दोनों वर्ड मेंशन है अशोका की एडिक्ट्स में। ठीक है, और जो कि डेसिफर की थी जेम्स प्रिंसर ने 1837 में। और ये दोनों वर्ड के मीनिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। देवम पिया का मतलब होता है बिलोव्ड ऑफ गॉड, एंड पियादर्शी का मीनिंग होता है प्लीजिंग अपीयरेंस। अब देखो बैकग्राउंड हमने अच्छे से जान लिया, ये देख लेते हैं कि जो मौर्यन डेंसिटी है उसमें कौन कौन से किंग आते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो किंग आएंगे वो है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 322 टू 297 बीसी। इनके बाद जो आते हैं उनको हम कह देते हैं बिंदुसारा, और इनका टाइम पीरियड रहता है 297 टू 237। फिर उसके बाद हमारे बहुत ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो फेमस है वो हमारे आ जाते हैं अशोका। अशोका का टाइम पीरियड क्या रहता है 268 टू 232 बीसी। फिर हमारे आ जाता है दशरथा, संप्रति, शलीशुका एंड देवावर्मा एंड सताधना। ये सारे आ जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल में जो हमने देखना है ये फर्स्ट 3 और 4 के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और ये हमें अच्छे से पढ़ना है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर इनका कैसा था। फिर हम देखेंगे कि इनकी जो सोसाइटी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे कि कैसा था इनके ड्यूरिंग जो मौर्यन एम्पायर था, कैसा सिस्टम चल रहा था। ओके, तो ये हम सारा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। आई होप आपको जो बैकग्राउंड है मौर्यन डेंसिटी का वो क्लियर हुआ होगा। आपको एक काम करता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना उसको आपको रिवाइज करते रहना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार ही कर लिया आपको बैठना ही है। प्रॉपर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, तो आप ना अपने ईयरफोन लगा के एक बार ही इनको सुन सकते हो वीडियोस को जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जब हम पढ़ते रहेंगे और उसकी रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एट दी एंड आपको ना रिवीजन काम आएगी, तो रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करते रहना है। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप अपना कोई भी डाउट है आप वहां पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, बट आपको रिवीजन नहीं छोड़नी। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम के टाइम पे ना बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की। रिवीजन आपको कभी भी नहीं छोड़नी। डू रिवीजन, जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके।